So dear all my CA, IPCC or inter students both for old or new course, we are discussing right now. The schedule second, which are as per the section 7 subsection 1 clause C. Schedule second, which are as per section 7 subsection 1 clause C के accordingly we are discussing right now the schedule second. And the second schedule, first of all, you need to understand all the students. We need to understand as per section 7 subsection 1 clause C. As per section 7 subsection 1 clause C, activity or transactions constituted supply as per section 7(1)(a). What I am discussing right now, एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूट. देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन कॉन्स्टिट्यूट द सप्लाई एज पर द सेक्शन 7(1)(a). इसको देखिएगा आप, सेक्शन 7(1)(a). मैं वापस आपको बताता हूँ सेक्शन 7(1)(a). तो हमारा अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए के अकॉर्डिंग. जो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए है उसमें हमारा अमेंडमेंट हुआ है. अमेंडमेंट ये है क्योंकि सेक्शन 7(1)(a) जो कि मैंने अपने वीडियोस लेक्चर में देखी होगी आपने, सेक्शन 7(1)(a) पे मैंने डिस्कशन किया. फिर सेक्शन 7(1)(b) पे भी डिस्कशन किया, जहाँ पे वो बताया गया था कि अगर आप सर्विस इंपोर्ट करते हैं, किससे आप सर्विस इंपोर्ट करते हैं किसी भी पर्सन से, चाहे वो रिलेटेड हो या नॉन रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस पर्पस हो या ना हो, लेकिन क्या होता है उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व होना चाहिए, तब वो सप्लाई माना जाता है. लेकिन सेकंड शेड्यूल हमारा क्या कह रहा है? सेकंड शेड्यूल कहता है कि कुछ एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन को हम सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट करेंगे किसके हिसाब से? 7(1)(a) के हिसाब से. लेकिन अब मुझे बताइएगा कि जो सेकंड शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल का जो अमेंडमेंट होगा, अमेंडमेंट जो सेक्शन सेकंड शेड्यूल का होगा, सेकंड शेड्यूल में जो अमेंडमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि सेक्शन 7(1)(a) में अमेंडमेंट होने के बाद, 7(1)(a) में अमेंडमेंट होने के बाद अब जो सेकंड शेड्यूल का रोल रह गया है वो जस्ट क्लासिफिकेशन रह गया है. क्या रह गया है? जस्ट क्लासिफिकेशन. तो हमारा सेकंड शेड्यूल सिर्फ क्लासिफिकेशन की बात करेगा कि या तो सप्लाई गुड्स का होगा या सर्विसेज का होगा. ठीक है, मतलब सेकंड शेड्यूल कहीं से कहीं तक भी किसी भी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन को सप्लाई नहीं ट्रीट करवाएगा. उसका सिर्फ क्या रोल रहेगा? रोल ये रहेगा कि वो एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन्स, मतलब जो सप्लाई की गुड्स की है या सर्विसेज की है, वो सप्लाई गुड्स का होगा या सर्विस का होगा, वो क्लासिफिकेशन सेकंड शेड्यूल करेगा. तो देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पे ये लिखा है कि आपका कि एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन कॉन्स्टिट्यूट द सप्लाई एज पर द सेक्शन 7(1)(a). तो आप इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 7(1)(a), 7(1)(b) और 7(1)(c ईदर क्लासीफाई एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यानी कि 7(1)(a) ने अमेंडमेंट करा कि सेकंड शेड्यूल का क्लासिफिकेशन का रोल रहने वाला है. आफ्टर अमेंडमेंट इन सेक्शन 7(1)(a), अगर आपके पास नोट्स हैं मेरे तो आपको ये दिख रहा होगा साफ साफ कि आफ्टर अमेंडमेंट इन सेक्शन 7(1)(a) द रोल ऑफ द सेकंड शेड्यूल इज जस्ट टू क्लासीफाई द सप्लाई ईदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. यानी कि 7(1)(a) में अमेंडमेंट होने के बाद सेकंड शेड्यूल का जो रोल रहा है वो सिर्फ क्लासिफिकेशन का रह गया है कि या तो सप्लाई गुड्स का होगा या सर्विसेज का होगा. ठीक है, अब इसके अंदर पैरा 1 है. पैरा 1 के अगर मैं बताऊँ हमारे पास टोटल 1 2 3 4 एटलीस्ट हमारे पास पूरे 8 पैरा है. इसके 8 पैरा है आई थिंक मेरे हिसाब से, यस 7 पैरा है हमारे पास, 7 पैरा है. तो पैरा नंबर 1 इसका क्या कहता है? अगर आपने ट्रांसफ़र करा है टाइटल इन द गुड्स, अगर आपने गुड्स में गुड्स का टाइटल ट्रांसफ़र किया है या फर्दर टाइटल ट्रांसफ़र किया है गुड्स के अंदर, तो गुड्स का सप्लाई, उसको गुड्स का सप्लाई माना जाएगा. उसको स्टेटस किसका देंगे? गुड्स का सप्लाई. लेकिन अगर आप गुड्स के अंदर राइट ट्रांसफ़र करते हो या फिर अनडिवाइड शेयर करते हो तो सप्लाई और सर्विस का स्टेटस माना जाएगा. ये हो गया हमारा पैरा नंबर 1. पैरा नंबर 2 है, अगर आपने लीज, रेंट पे या हायरिंग पे या फिर ईजमेंट पे अगर लैंड एंड बिल्डिंग या फिर सप्लाई और सर्विसेज करी हैं, अगर तुमने कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग का तुमने लीज पे या रेंट पे या हायरिंग पे या उसको ईजमेंट पे दिया है तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा. जबकि आपको ये पता होगा कि हमारी सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग शेड्यूल 3 की निगेटिव लिस्ट में आती है. इसका मतलब लैंड एंड बिल्डिंग का सेल रेस्ट्रिक्शन है, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग का सेल सप्लाई नहीं माना जाता क्योंकि निगेटिव लिस्ट में कवर होता है. जबकि आप लीज, रेंटिंग और हायरिंग और ईजमेंट अगर आप देखते हैं तो उसको क्या माना जाएगा? सप्लाई और सर्विस का स्टेटस दे दिया जाएगा. तीसरा पैरा है एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अप्लाइड ऑन अनदर पर्सन गुड्स. इसका मतलब क्या होता है? एनी ट्रीटमेंट यानी कि अगर किसी दूसरे पर्सन के मूवेबल गुड्स पर, अगर दूसरे पर्सन के मूवेबल गुड्स पर अगर हम कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस करते हैं, अगर किसी ट्रीटमेंट
किसी भी मूवेबल गुड्स के ऊपर हम ट्रीटमेंट या प्रोसेस अप्लाई करते हैं किसी दूसरे पर्सन के गुड्स पे, तो उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। यानी कि आप समझ के देखिए, अगर कोई मूवेबल गुड्स है तो उसके ऊपर अगर आपने कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस अप्लाई करा है तो उसको हम क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा उसको। पैरा नंबर 4 के अंदर मैं आपको बताऊंगा, हमने सेक्शन 71A के हिसाब से अभी अमेंडमेंट ये पढ़ी कि 71A में अमेंडमेंट होने के बाद सेकंड शेड्यूल का जो रोल रहता है वो जस्ट क्लासिफिकेशन का रहता है, ईदर सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज। लेकिन पैरा 4 जो सेकंड शेड्यूल का पैरा 4 है, उसका अगर तुम क्लोज सी पढ़ोगे तो वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, ये सप्लाई का स्टेटस बताता है, जबकि सेकंड शेड्यूल का कोई रोल नहीं है सप्लाई का। तो देखो पैरा 4 का क्लोज नंबर ए क्या कहता है, अगर तुमने परमानेंट ट्रांसफर करा बिजनेस एसेट्स का, ये आपने देखा भी होगा परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, जब आपने सेकंड फर्स्ट शेड्यूल पढ़ा होगा शेड्यूल 1, तो शेड्यूल 1 का पैरा नंबर 1 यही बोलता है कि अगर तुमने परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट अगर तुमने परमानेंट ट्रांसफर करी है जिस पर तुमने आईटीसी अवेल करा है, तो उसको क्या माना जाता है, सप्लाई माना जाता है, इवन वो विदाउट कंसिडरेशन क्यों ना हो। आपने बिना कंसिडरेशन ही के लिए ही ट्रांसफ़र किया ना बिजनेस एसेट्स को, भले ही तुमने ट्रांसफ़र किया हो विदाउट कंसिडरेशन, तो भी सप्लाई माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो इन्होंने अलग से यहाँ पे कवर किया कि पैरा 4 का क्लोज नंबर है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस एसेट। सेकंड है टेम्परी ट्रांसफर, अगर बिजनेस एसेट का करोगे, देखो परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट करोगे तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, टेम्परी ट्रांसफर करते हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। और इसका पैरा सी पढ़ो जरा ध्यान से, इस पर क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। इफ़ एनी पर्सन सीज टू टैक्सेबल पर्सन, क्या लिखा है यहाँ पे, इफ़ एनी पर्सन सीज टू टैक्सेबल पर्सन देन ऑल द गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय हिम शैल बी डीम सप्लाई। इसका मतलब यह है कि अगर कोई पर्सन अपने जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से क्या कर रहा है, अपने आप को डी रजिस्टर करा रहा है या वो सीज कर रहा है अपने आप को टैक्सेबल पर्सन, तो जितने भी गुड्स उसके बिजनेस के पार्ट बनता है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट बनती है उसके बिजनेस की, उसको डीम सप्लाई माना जाएगा। यानी कि उस टाइम पर जिस टाइम पर उसने बिजनेस अपने जीएसटी से डी रजिस्टर्ड करा है अपने आप को, टैक्सेबल पर्सन नहीं वो अब वो नहीं रहा, तो उसके अकॉर्डिंगली जितने भी उसके बिजनेस में गुड्स पड़े होंगे वो सारी एसेट्स मानी जाएंगी, उसके ऊपर सारा का सारा जितने भी गुड्स की वैल्यू बनेगी उसके ऊपर सप्लाई मानकर उस पर जीएसटी लगा दिया जाएगा। ठीक है, उसको डीम सप्लाई मानेंगे। तो देखो यहाँ बोल रहा है इसको डीम सप्लाई मान लिया जाएगा, जबकि कॉन्ट्राडिक्शन यही है कि सेकंड शेड्यूल का कोई रोल नहीं है, जस्ट क्लासिफिकेशन करना, उसका क्लासिफिकेशंस का रोल है सिर्फ, या तो वो सप्लाई करेगी गुड्स की या फिर क्या करेगी, सप्लाई सर्विसेज की। वो सप्लाई का स्टेटस नहीं दे सकते किसी भी एक्टिविटी ट्रांजेक्शन को। तो हमारे हिसाब से यहाँ पे लॉ मेकर्स ने थोड़ा सा गलती करी है बनाने में, यहाँ पे लॉ को अमेंड होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, एक्सेप्शंस यहाँ पे लिखा है कि देखो 2 केसेस के एक्सेप्शंस है, ट्रांसफ़र ऑफ गोइंग कंसर्न, मतलब अगर आप उसने अपना बिजनेस को अगर गोइंग कंसर्न ट्रांसफ़र किया है, अगर उसने अपना बिजनेस को गोइंग कंसर्न ट्रांसफ़र किया है, या फिर दूसरी बात है अगर उसका रिप्रेजेंटेटिव एज ए टैक्सेबल पर्सन बिजनेस को कैरी कर रहा है, ये 2 एक्सेप्शंस हैं इसके। 2 एक्सेप्शंस में उसके गुड्स को डीम सप्लाई नहीं माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। इसके बाद पैरा नंबर 5 है। पैरा नंबर 5 के अंदर हमारे पास कुछ एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन्स को सप्लाई और सर्विस का ही स्टेटस दोगे, यानी कि ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ हमारी सप्लाई और सर्विस ही मानी जाएंगी। अब इसमें देखिए पैरा नंबर 5 का क्लोज नंबर ये कहता है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को आपने रेंट पे दिया है, तो देखो मैं आपको एक क्लियर कट बता दूं कि अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग को सेल करते हो तो वो निगेटिव लिस्ट में कवर हो जाती है, उस पर सप्लाई नहीं मानी जाएगी और उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर तुम लीज, रेंट, हायरिंग, इक्विपमेंट यानी वो सॉरी ईजमेंट, यानी कि अगर आप लीजिंग पे, रेंट पे, हायरिंग पे देते हो लैंड एंड बिल्डिंग को, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस का स्टेटस मान के उस पर जीएसटी लगा देना। और रेंटिंग भी कवर की गई है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब यही होता है ना लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग का सेल बाहर है, खाली क्या वर्ड बाहर है, सेल बाहर है। रेंट, लीज और हायरिंग, ईजमेंट ये सब क्या कवर है, इसको आप दे सकते हो। तो अगर आप रेंटिंग, लीजिंग वगैरह पे देते हो तो उसको सप्लाई सर्विस का स्टेटस मानना है। कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स ऑफ लैंड बिल्डिंग, देखो अगर लैंड एंड बिल्डिंग को तुमने कंस्ट्रक्शन या कॉम्प्लेक्स में डाल दिया, ठीक है, और उसको आपने एंटायर कंसिडरेशन या फिर पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन, उसकी पार्ट भी अगर मतलब 1 रुपया भी अगर तुमने उसका कंसिडरेशन का रिसीव कर लिया या फिर एंटायर कंसिडरेशन रिसीव कर लिया अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 2 में से 1, या तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के इशुएंस से और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों के अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ टाइम से पहले अगर तुमने 1 रुपये का भी कंसिडरेशन रिसीव करा तो उसको क्या माना जाएगा, सप्लाई सर्विस का माना जाएगा स्टेटस। इसका सी कहता है ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जैसे कि पेन ड्राइव में अगर मैंने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे कि मेरी नॉलेज है, अगर मैंने आपको पेन ड्राइव में लॉन्च करके दी है तो उसको इसे बोलते हैं कि अगर तुमने उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को तुमने ट्रांसफर किया तो उसको सप्लाई सर्विस का स्टेटस माना जाएगा। डेवलपिंग, डिज़ाइन, कस्टमाइजिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर तुमने कोई भी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग या कस्टमाइजेशन किया है,
ठीक है, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस का स्टेटस देंगे। लेकिन इसके अंदर दो बातें आएंगी। अगर तुमने जैसे टैली ईआरपी आती है, टैली ईआरपी अगर तुमने डब्बा पूरा का पूरा डब्बा सेल किया है, उसे बोलते हैं प्री पैक्ड सॉफ्टवेयर। अगर प्री पैक्ड सॉफ्टवेयर को तुमने सेल किया है तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स का स्टेटस मानेंगे। और अगर तुमने उसका लाइसेंस दिया है प्री पैक्ड सॉफ्टवेयर का तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस का स्टेटस मानेंगे। दैट्स फाइन। उसके बाद फिर एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन और रिफ्रेनिंग फ्रॉम एन एक्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर तुमने कोई भी ऑब्लिगेशंस को एग्री करा है बाय रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, यानी कि किसी को काम करने से रोक करके तुमने कोई अपनी ऑब्लिगेशंस को एग्री करा है, तो उसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस का स्टेटस माना जाएगा। तो ये फॉलोइंग एक्टिविटीज़ को हाल ऑलवेज क्या मानोगे, ट्रीट करोगे एज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कंपोजिट्स, इसका पैरा 6 क्या कहता है, कंपोजिट सप्लाई ऑलवेज ट्रीट है। देखो, दो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हमारी हमेशा क्या मानी जाएगी, कंपोजिट सप्लाई। यानी कि कंपोजिट सप्लाई को भी हम क्या मानेंगे, मेरी नेक्स्ट वीडियो इस पे ही आने वाली है सेक्शन 8 पर, जो कि कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई की बात करेगी। कंपोजिट सप्लाई ऑलवेज ट्रीट एज सप्लाई ऑफ सर्विस। देखो, ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट और कैटरिंग सर्विस। मैं आपको बता दूं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में कंबाइंड आपकी गुड्स की भी होती है और सर्विस भी होती है। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है उसमें गुड्स भी इन्वॉल्व है और सर्विस भी इन्वॉल्व है। उसके लिए क्या करते हैं आप, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की जो सर्विस लेते हो ना, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कराने के लिए लेते हो आप। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए, या फिर उसकी रिपेयरिंग कराने के लिए, या फिर उसको रिसाइड कराने के लिए, या फिर उसको रेनोवेशन कराने के लिए, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अगर तुमने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस और रेस्टोरेंट और कैटरिंग की सर्विस ली है, ये हमारी कंपोजिट सप्लाई होती हैं, और इन कंपोजिट सप्लाई को ऑलवेज सप्लाई और सर्विस का स्टेटस दे दिया जाएगा। और पैरा नंबर 7 कहता है कोई भी अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई अगर अपने मेंबर को फॉर ए कंसिडरेशन कोई सप्लाई ऑफ सर्विस दे रही हैं या सप्लाई ऑफ गुड्स को दे रही हैं, तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स का स्टेटस दे दिया जाएगा अनइनकॉर्पोरेटेड, नॉट ए इनकॉर्पोरेटेड। अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी या बीओआई होनी चाहिए। दैट्स फाइन। तो सेकंड शेड्यूल के हमारे पैरा 7 तक पूरे कवर कर दिए गए, जिसमें ये कहा गया था सेकंड शेड्यूल का आफ्टर अमेंडमेंट इन सेक्शन 7(1)(a) द रोल ऑफ द सेकंड शेड्यूल इज जस्ट टू क्लासिफिकेशन ईदर द सप्लाई ऑफ गुड्स और ईदर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। वो सप्लाई का स्टेटस नहीं देगा एक्सेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया पैरा 4 का क्लोज नंबर सी, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करता है अपने आप को। तो इस चीज़ को मुझे आई होप ये आपको वीडियो पसंद आएगी। और प्लीज़ जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियोस को लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ उनसे मैं आशा करता हूं कि मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। और अगर नहीं भी कर रहे होंगे तो प्लीज़ यार एटलीस्ट मुझे मोटिवेट करके बताओ कि हाँ मेरी वीडियोस में क्या कमी है। मुझे अगर लगता है कि हाँ मुझे इंप्रूव करने की ज़रूरत है तो मैं वहाँ इंप्रूव करूँगा। मैं सिर्फ आपकी हेल्प के लिए बना हूँ, मुझे सिर्फ आपको हेल्प करनी है किसी एट एनी कॉस्ट, चाहे मेरी वीडियोज़ को कोई देखे या ना देखे। प्लीज़ 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 मेरी आपसे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट यही है कि आप इसको प्लीज़ करेंगे, आप अपनी तैयारी करें। दैट्स फाइन। आई होप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिटी में शेयर कीजिएगा प्लीज़। थैंक्स फाइन।